बिना लोहे के एक ऐसा आधुनिक शहर कैसे बन सकता है? चलिए आज इसे ही थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इसकी शुरुआत कैसे हुई और हम इसका समय कैसे तय करते हैं? देखिए, ये समय या काल निर्धारण ना पुरातत्वविदों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली रही है। शुरुआत में जब जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की, तो उन्हें जमीन के नीचे एक के बाद एक 7 अलग-अलग निर्माण स्तर मिले। 7 अलग-अलग स्तर? मतलब एक के ऊपर एक। हाँ। इसका सीधा सा मतलब था कि वहां एक शहर बसा, फिर वो उजड़ गया, शायद किसी भयंकर बाढ़ की वजह से, और फिर उसी मलबे के ऊपर दोबारा एक नया शहर बसाया गया। बाप रे। और ऐसा लगातार 7 बार हुआ। इन 7 परतों को देखकर मार्शल ने अनुमान लगाया कि यह सभ्यता करीब 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच रही होगी। रुकिए एक मिनट। एक ही जगह पर 7 बार शहर बसाया गया? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी जगह पे बार बार भयंकर बाढ़ आ रही है और मेरा घर 2 बार डूब चुका है, तो मैं तो वो जगह छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी। कोई भी समझदार इंसान या पूरा का पूरा समाज उसी बाढ़ वाले क्षेत्र में दोबारा शहर क्यों बसाएगा? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन हमें उस दौर की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। सिंधु नदी सिर्फ बाढ़ ही नहीं लाती थी, वो अपने साथ बेहद उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी। ओहो, जो खेती के लिए जरूरी थी। बिल्कुल, वो उनकी खेती के लिए जीवनदायिनी थी। इसके अलावा वो नदी उनके व्यापार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मार्ग थी। अगर वे नदी से दूर चले जाते तो वे अपने व्यापारिक नेटवर्क से ही कट जाते। अच्छा, तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अर्थव्यवस्था और व्यापार को बचाए रखने के लिए उन्होंने बाढ़ का खतरा मोल लिया। लेकिन क्या जॉन मार्शल ने जो समय बताया था वही अंतिम सच मान लिया गया? नहीं, विज्ञान और इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकते ना। समय के साथ नए सुराग मिलते गए। जैसे मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां के अक्कद साम्राज्य के सम्राट सारगोन के अभिलेख मिले। अच्छा, उनका समय क्या था? उनका समय 2370 से 2284 ईसा पूर्व था, और उन अभिलेखों में स्पष्ट जिक्र है कि उस समय हड़प्पा के लोगों के साथ उनका व्यापार अपने बिल्कुल चरम पर था। अरे वाह, तो मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रेड था? हाँ, इसके बाद विज्ञान ने एक और छलांग लगाई। डीपी अग्रवाल जैसे वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन 14 डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। ये रेडियो कार्बन 14 डेटिंग नाम तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या ये कोई मशीन है जो पुरानी चीजों की उम्र बता देती है? नहीं, मशीन नहीं है। इसे एक तरह की बायोलॉजिकल घड़ी या स्टॉप वॉच की तरह समझ सकते हैं आप। जी। हर जीवित चीज, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हों, अपने जीवन काल में पर्यावरण से कार्बन 14 नाम का एक तत्व सोखती है। ठीक है। अच्छा, तो जब वो जीवित चीज मर जाती है या कोई पेड़ कट जाता है, तो वो कार्बन 14 एक तय और अनुमानित गति से कम होने लगता है, या कहें कि नष्ट होने लगता है। अच्छा, तो वो एक तरह से उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वैज्ञानिक किसी भी पुराने अवशेष, जैसे जली हुई लकड़ी या हड्डी में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापकर ये बता सकते हैं कि उस चीज को मरे हुए कितने साल हो गए। क्या बात है। इसी सटीक वैज्ञानिक पद्धति से हमें ये 2300 से 1700 ईसा पूर्व का समय मिला, जिससे इस सभ्यता का परिपक्व या चरम काल माना जाता है। अद्भुत। लेकिन परिपक्व होने से पहले एक बचपन भी तो होता है ना? शुरुआती दौर कैसा था? क्या उनके पास शुरू से ही वो शानदार शहर थे? बिल्कुल नहीं। इस सभ्यता का विकास बहुत ही क्रमिक था। इसे हम प्राक हड़प्पा या आरंभिक चरण कहते हैं। ये बिखरे हुए छोटे छोटे गांव और बस्तियों से शुरू हुआ था। मतलब एकदम बेसिक से? हाँ, राजस्थान में कालीबंगा और सिंध में कोटदीजी जैसी जगहों पर इन शुरुआती बस्तियों के निशान मिलते हैं। पता है, कालीबंगा और कोटदीजी के बारे में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। जैसे कालीबंगा में बाकायदा जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो ये बताते हैं कि वे खेती में कितने उन्नत हो चुके थे, और वहां भूकंप आने के भी प्रमाण मिले। हाँ, ये तो है। लेकिन कोटदीजी की कहानी तो मुझे एक रहस्यमय थ्रिलर जैसी लगती है। वहां शुरुआती और परिपक्व चरणों के बीच एक भयानक अग्निकांड के स्पष्ट सबूत मिले। बिल्कुल। पूरी की पूरी बस्ती आग में जल गई थी, और उसी जगह पर बर्तनों पर एक सींग वाले देवता का चित्र भी मिला है। ये सब क्या है? देखिए, ये सींग वाले देवता और आग का रहस्य पुरातत्व में आज भी बहुत बड़ी बहस का विषय है। क्या वो आग किसी बाहरी हमले का नतीजा थी या कोई प्राकृतिक आपदा थी, या शायद उन्होंने खुद ही आग लगा दी हो? हाँ, बिल्कुल संभव है।
शायद उन्होंने खुद ही किसी महामारी या वैचारिक बदलाव के चलते पुरानी बस्ती को जलाकर एक नई शुरुआत की हो। हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कोटदी जी की उस राह के ऊपर जो नई सभ्यता पनपी ना, वो पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप जो बिखरे हुए गांव थे वो अचानक से एक ग्लोबल कॉरपोरेशन या एकीकृत सभ्यता में बदल गया? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे का तंत्र क्या था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा सुराग कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि एक बहुत ही साधारण सी चीज है, ईंटों का आकार। ईंटों का आकार? जी, कालीबंगा के शुरुआती दौर में जो ईंटें इस्तेमाल होती थीं, उनका अनुपात 3-2-1 था, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग-अलग अनुपात में थीं। ठीक है। लेकिन परिपक्व चरण आते आते अचानक पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में, चाहे वो मोहनजोदाड़ो, रड़प्पा हो या कोई और शहर, ईंटों का एक सख्त मानक लागू हो गया। वो अनुपात बदलकर 4-2-1 हो गया। 4-2-1 का अनुपात? जी। तो क्या ये कोई जादुई नंबर था? जादुई कैसे? संरचनात्मक मजबूती के लिए बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये अहम मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन की शुरुआत थी। ओहो, ये मुझे ना आज के शिपिंग कंटेनर्स की याद दिलाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 60 के दशक से पहले ना हर तरह के आकार के डिब्बे और बोरियां जहाजों पर लादी जाती थी, जिसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। हाँ, सही कह रही हैं। फिर दुनिया ने एक ही स्टैंडर्ड आकार के शिपिंग कंटेनर बनाए और अचानक से पूरा ग्लोबल ट्रेड रातों रात तेज और आसान हो गया, क्योंकि हर क्रेन, हर ट्रक और हर जहाज उसी एक आकार के लिए डिजाइन हो गया। अरे वाह, आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। हड़प्पा के लोगों ने भी यही किया। जब हर ईंट का आकार एक जैसा हो गया, तो निर्माण कार्य अविश्वसनीय रूप से तेज हो गया। बिल्कुल, सबको पता होगा क्या करना है। हाँ, मजदूरों को पता था कि एक दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, राजमिस्त्री को पता था कि कैसे चिनाई करनी है। ये सिर्फ एक भौतिक बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक क्रांति थी। बिल्कुल के तहत काम कर रहा था। और इसी शिपिंग कंटेनर जैसी क्रांति ने उन्हें उनके सबसे मशहूर आविष्कार की तरफ धकेला होगा, उनकी बेमिसाल नगर योजना। एग्जैक्टली। मैंने जब उनके शहरों के नक्शे देखे ना, तो ऐसा लगा जैसे आज का कोई आधुनिक शहरी विकास प्राधिकरण यानी सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रहा हो। उन्होंने पूरे के पूरे शहरों को ग्रिड सिस्टम या शतरंज की बिसात की तरह बसाया था। जी हाँ, उनकी मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती थीं। अमेजिंग। इससे पूरा शहर आयताकार खंडों या ब्लॉक्स में बढ़ जाता था। और ये व्यवस्था कोई इत्तेफाक नहीं थी, इसके लिए एडवांस गणित और ज्योमेट्री की जरूरत होती है। मतलब शहर बसने से पहले पक्के तौर पर उसका एक मास्टर प्लान बनाया जाता होगा। बिना मास्टर प्लान के ये संभव ही नहीं है। और सिर्फ सड़कों का ग्रिड ही नहीं, शहर का बंटवारा भी तो गजब का था। आमतौर पर शहर 2 स्पष्ट हिस्सों में बटा होता था। हाँ, एक पश्चिमी टीला, जिसे घड़ी या सिटाडेल कहते हैं, जो ऊंचाई पर होता था और एक मजबूत रक्षा दीवार से घिरा होता था, और दूसरा था निचला नगर, जहां शायद आम जनता रहती थी। ये मॉडल लगभग पूरी सभ्यता में एक जैसा ही दिखता है। घड़ी में संभवतः प्रशासनिक भवन या अनाज के गोदाम होते थे, लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो उनकी सोच के लचीलेपन को दिखाता है। अच्छा, वो क्या? गुजरात का धौलावीरा शहर, वो 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था, घड़ी, मध्यमा और निचला नगर। धौलावीरा में 3 हिस्से क्यों? क्या वहाँ कोई अलग ही सामाजिक व्यवस्था थी? देखिए, धौलावीरा का भूगोल और वहाँ की जरूरतें थोड़ी अलग थीं। वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। शायद वहाँ मध्यमा का निर्माण एक खास व्यापारी वर्ग या कारीगरों के लिए किया गया हो। समझ गई। ये दिखाता है कि उनके नियम कड़े जरूर थे, लेकिन वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने ही बनाए नियमों में समझदारी से बदलाव करना भी जानते थे। वे सिर्फ आंख बंद करके लकीर नहीं पीट रहे थे। उनकी इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो हम उनकी इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, वो तो बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रिटिश तकनीक हो, लेकिन हड़प्पा के लोग इसे हजारों साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। इंग्लिश बॉन्ड मेथड आज भी दुनिया भर में चिनाई का सबसे लोकप्रिय और मजबूत तरीका है। इसमें होता क्या है वैसे? इसमें ईंटों को एक खास तरीके से रखा जाता है। एक परत में ईंटें लंबाई में रखी जाती हैं और उसके ठीक ऊपर वाली परत में ईंटें चौड़ाई में रखी जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होता है? ईंटें तो कैसे भी रखी जा सकती हैं ना? अगर आप ईंटों को सिर्फ एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, तो उनके बीच की खड़ी लाइन या जोड़ एक सीध में आ जाएंगे। इसे कंटिन्यूअस वर्टिकल सीम कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ?
अगर दीवार पर कोई दबाव पड़ा या भूकंप आया तो दीवार उसी सीधी लाइन से बीच में से फट जाएगी। लेकिन इंग्लिश बॉन्ड तरीके से ईंटें एक दूसरे में इस तरह इंटरलॉक हो जाती हैं कि कोई सीधी खड़ी लाइन बनती ही नहीं है। अरे वाह! अगर कोई दरार शुरू भी होती है तो वो अगली ईंट से टकराकर रुक जाती है। ये उनकी गहरी वैज्ञानिक समझ का एक और सबूत है। और निर्माण सामग्री को लेकर भी उनकी समझ गजब की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, लेकिन कालीबंगा में उन्होंने धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से घर बनाए। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि वहां जलवायु अलग थी या लकड़ी की कमी थी जिससे ईंटें पकाई जा सकें। और धौलावीरा में तो उन्होंने पत्थरों का खूब इस्तेमाल किया, यानी जो जहां आसानी से मिला उसे अपनी उसी 4.21 वाली स्टैंडर्ड तकनीक में ढाल लिया। बिल्कुल, संसाधनों का सही उपयोग कोई उनसे सीखे। लेकिन यार, यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाती है। उनके नगर नियोजन में सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे उनके घरों का डिजाइन लगा। वो क्यों? जब मैंने पढ़ा कि किसी भी घर की खिड़की या मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। लोथल को छोड़ दें तो पूरी सभ्यता में यही पैटर्न है। सब कुछ अंदर की छोटी गलियों या आंगन की तरफ खुलता था। ऐसा क्यों? क्या वे असामाजिक थे कि अपने पड़ोसियों से बात भी नहीं करना चाहते थे? हाँ, ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक पूरी तरह से पर्यावरणीय और सामाजिक इंजीनियरिंग पर टिका हुआ था। मतलब? जरा उस समय की मुख्य सड़क की कल्पना कीजिए। वहां से भारी बैलगाड़ियां गुजर रही होंगी, बाजार की चहल पहल होगी, जानवर जा रहे होंगे। भारत जैसे गर्म और धूल भरे मौसम में अगर आपके घर की खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलेंगी तो आपके घर में दिन भर धूल, शोर और गर्म लू आती रहेगी। ओह, तो उन्होंने अपने घरों को बाहर की तरफ से पूरी तरह पैक कर लिया ताकि धूल और शोर अंदर ना आ सके। ठीक कहा। घर के बीच में एक खुला आंगन होता था और सारे कमरे उसी आंगन की तरफ खुलते थे। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। इससे क्रॉस वेंटिलेशन यानी हवा का बहाव भी अच्छा रहता था, घर ठंडा रहता था और मुख्य सड़क का शोरगुल भी परेशान नहीं करता था। और साथ ही इससे घर की प्राइवेसी या निजता भी बनी रहती थी। सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे आपके घर के अंदर नहीं झांक सकता था। ये तो आधुनिक आर्किटेक्चर की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। लेकिन बेहतरीन और शांत घरों के लिए सिर्फ दीवारों का होना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? आपको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होती है। और यहीं से हम हड़प्पा के लोगों के उस जुनून की ओर मुड़ते हैं जो मुझे लगता है कि उनका असली सुपर पावर था। आप जल प्रबंधन और स्वच्छता की बात कर रही हैं ना? एकदम सही। अगर तत्कालीन दुनिया से तुलना करें, चाहे वो मिस्र के पिरामिड बनाने वाले हों या मेसोपोटामिया के लोग, स्वच्छता के मामले में कोई भी हड़प्पा के आसपास भी नहीं ठहरता। बिल्कुल। लगभग हर घर में पक्के फर्श वाला अपना एक निजी स्नानघर था। और सिर्फ स्नानघर ही नहीं, उनके पास घरों के अंदर शौचालय भी थे। ये बात मुझे सच में चौंकाती है। इंडोर प्लम्बिंग। मैंने पढ़ा कि वे बड़े बड़े मिट्टी के जार या घड़े जमीन में गाड़ देते थे जिनके पैंदे में छेद होता था। हाँ बिल्कुल, आज के कमोड और सोकपिट की तरह काम करता था वो। तरल पदार्थ जमीन में रिस जाता था और ठोस मल घड़े में रह जाता था जिसे बाद में साफ कर लिया जाता था। और पानी के लिए भी उन्होंने किसी एक बड़े स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ था। वो कैसे? अकेले मोहनजोदाड़ो में करीब 700 कुएं पाए गए हैं। हाँ, और वो कुएं भी बहुत खास तरीके से बनाए जाते थे। वे वृत्ताकार या अंडाकार होते थे ताकि मिट्टी धंसे नहीं। धौलावीरा की बात करें तो वहां का जल प्रबंधन तो इंजीनियरिंग का एक अलग ही चमत्कार है। वहां क्या खास था? वहां पत्थर से बने बेहद विशाल और शानदार जलकुंड या रिजर्वायर मिले हैं। वे बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखना जानते थे। पानी की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो चीज आज के बड़े बड़े शहरों के नगर निगमों को शर्मिंदा कर सकती है वो है उनकी नालियों का प्रबंधन। वो तो कमाल का था। घरों की छोटी नालियां सड़क की बड़ी सार्वजनिक नालियों में जाकर मिलती थीं। और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नालियां आज की तरह खुली नहीं छोड़ी जाती थीं। छोटी नालियों को पक्की ईंटों से अच्छी तरह ढका जाता था और मुख्य सड़कों की बड़ी नालियों को ढकने के लिए बड़ी ईंटों या पत्थर के स्लैब का इस्तेमाल होता था। सिर्फ ढकना ही नहीं, उन्होंने नालियों को वाटरप्रूफ भी बनाया था। जी हाँ। गारे, चूने और जिप्सम का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गंदा पानी रिस कर जमीन में ना जाए। अब सवाल ये है कि उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि उन्हें कंटेमिनेशन यानी दूषित होने का खतरा पता था।
अगर गंदा पानी रिस कर जमीन में जाता तो वो सीधे उनके कुओं के साफ पानी में मिल जाता, जिससे बीमारियां फैल सकती थीं। चूना और जिप्सम एक बेहतरीन सीलेंट का काम करते हैं, जो पानी को बाहर नहीं जाने देते। कमाल की दूरदर्शिता है। और सफाई के लिए उन्होंने नालियों के बीच बीच में मैनहोल्स भी बनाए हुए थे, जिन्हें आयताकार सोक पिट कहा गया है। बिल्कुल, ताकि नाली जाम ना हो। सारा भारी कचरा वहां जमा हो जाता था और सफाई कर्मचारी स्लैब हटाकर उसे निकाल सकते थे। और कालीबंगा में तो पेड़ के तने को खोखला करके लकड़ी की नाली बनाने के भी प्रमाण मिले हैं। ये दिखाता है कि वे हर चुनौती का कोई ना कोई व्यवहारिक समाधान निकाल ही लेते थे। इसके अलावा उनकी मुख्य सड़कें भी देखिए। मोहनजोदड़ो में एक मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। हाँ, जिसे पुरातत्वविदों ने ऑक्सफोर्ड सर्कल का नाम दिया है। और उन सड़कों के किनारे जगह जगह कूड़ा डालने के लिए बाकायदा कूड़ेदान रखे हुए थे। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे रुककर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। पूछिए। इतनी उत्तम व्यवस्था खुद ब खुद तो नहीं बन सकती ना। हम 10 मीटर चौड़ी सड़कों, अंडरग्राउंड कवर्ड नालियों, घर घर में शौचालयों और 4-2-1 के सख्त ईंट अनुपात की बात कर रहे हैं। सही बात है। ये सब बिना किसी बहुत सख्त कानून या शासन के संभव नहीं है। अगर आज किसी शहर में ट्रैफिक लाइट काम ना करें तो लोग एक दूसरे पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं। तो हजारों साल पहले बिना किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतनी व्यवस्था कैसे चल रही थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जबकि हमें वहां से न तो मिस्र जैसे बड़े बड़े राजाओं के महल मिले हैं, ना ही किसी तानाशाह की विशाल मूर्तियां। तो ये सब लागू कौन करवा रहा था? क्या हम कह सकते हैं कि उनके पास आज जैसी ही कोई सख्त नगरपालिका व्यवस्था थी? आपने बिल्कुल सही नस पर हाथ रखा है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बौद्धिक रहस्य है। वहां कोई स्पष्ट तानाशाह या राजा नजर नहीं आता, लेकिन व्यवस्थाएं किसी बहुत ही कुशल प्रशासन की गवाही देती हैं। सड़कों पर किसी भी भवन का रत्ती भर भी अतिक्रमण न होना, कूड़ेदानों का रोज साफ होना, नालियों का रखरखाव, ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता। हाँ, कोई तो बिल्डिंग कोड पास करता होगा, कोई तो नक्शे पास करता होगा कि आपकी नाली मुख्य नाली से कैसे जुड़ेगी। बिल्कुल, वहां कोई ना कोई संस्था, शायद कोई शक्तिशाली व्यापारी वर्ग या पुजारियों का समूह या एक चुनी हुई म्युनिसिपल कमेटी जरूर थी जो पूरे शहर को अनुशासन में रखती थी। ये तो बहुत ही मॉडर्न सोच है। उनका नियंत्रण इतना मजबूत और असरदार था कि उन्हें लोगों को डराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने या सेना दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग व्यवस्था के फायदों को समझते थे और उसका पालन करते थे। और ये कुशल प्रशासन सिर्फ नालियों तक सीमित नहीं था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में जो विशाल अन्नागार या ग्रेनरी मिली हैं, वे उनकी दीर्घकालिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। ये अन्नागार नदियों के पास बनाए गए थे ताकि नावों के जरिए अनाज आसानी से लाया और ले जाया जा सके। अन्नागार उस समय के फेडरल रिजर्व बैंक की तरह काम करते थे। अच्छा, कैसे? किसी साल अगर बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया या बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई, तो ये अन्नागार पूरे शहर को भुखमरी से बचाते थे। प्रशासन पहले से ही अनाज का सुरक्षित भंडारण करके रखता था। ये एक बेहद जटिल और दूरदर्शी अर्थव्यवस्था थी। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो हमने